जय हिंद साथियों। आज का अपना टॉपिक है उष्मा बजट। अर्थात आज हम अपने टॉपिक में उष्मा बजट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उष्मा क्या है। उष्मा एक ऊर्जा का रूप है। अर्थात उष्मा को हम ऊर्जा का रूप ही कहते हैं। बजट का मतलब है आय व्यय। अर्थात उष्मा का आय और व्यय अर्थात सूर्य से आने वाली उष्मा और उस उष्मा के खर्च होने अर्थात वापस अंतरिक्ष में लौटने, वायुमंडल के द्वारा अवशोषण, परावर्तन और पृथ्वी की सतह पर कितनी उष्मा पहुंचती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हम सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा को 100% या 100 इकाई मानकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडल पर जो भी उष्मा पहुंचती है या पृथ्वी के सतह पर जो भी उष्मा पहुंचती है, उस उष्मा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। अर्थात जो भी उष्मा वायुमंडलीय सतह पर पहुंचती है वह सूर्य के विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। ये हम बनाते हैं पृथ्वी की सतह। ये 0 डिग्री है अर्थात भूमध्य रेखा है। यह है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यह हम बनाते हैं वायुमंडल की ऊपरी सतह। अर्थात सबसे पहले सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा इस वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचती है। हम देखते हैं वायुमंडल के सतह पर, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर उष्मा, सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा पहुंचती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के बादल हमें देखने को मिलते हैं। यह है बादल। बादलों के साथ साथ वायुमंडल में हमें विभिन्न धूल के कण देखने को मिलते हैं। यह है धूल कण, या इन्हें हम एरोसोल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले उष्मा सूर्य की तरफ सौर्य विकिरण के रूप में आती है और सबसे पहले उष्मा वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह के बाद यह उष्मा बादलों से टकराकर उष्मा वापस अंतरिक्ष की तरफ परावर्तित हो जाती है। अर्थात हम देखते हैं जो उष्मा सूर्य की तरफ से आती है वह बादलों से टकराकर उष्मा का वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तन हो जाता है। जो उष्मा बादलों से टकराकर अंतरिक्ष की ओर परावर्तित होती है वह है 27% भाग। मतलब जो 100% उष्मा है उसमें से 27% बादलों के द्वारा वापस अंतरिक्ष की तरफ परावर्तन हो जाता है। अर्थात जो उष्मा वायुमंडल में पहुंचती है उसमें से 27% उष्मा बादलों के द्वारा वापस अंतरिक्ष की ओर लौटाती जाती है। फिर बाद में जो उष्मा सूर्य की तरफ पहुंचती है उसमें से 27% बादलों के द्वारा लौटा दी जाती है और धूल के कणों के द्वारा परावर्तित होकर या टकराकर 6% उष्मा वापस अंतरिक्ष की ओर लौटा दी जाती है। अर्थात धूल कणों के द्वारा कितने प्रतिशत उष्मा वापस लौटाई जाती है? 6% उष्मा। अर्थात 27% उष्मा का बादलों के द्वारा परावर्तन हो जाता है और 6% उष्मा का धूल कणों के द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तन हो जाता है। कुछ उष्मा सूर्य से आकर पृथ्वी के धरातल या पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की बर्फीली सतह या ध्रुवीय क्षेत्रों से टकराकर कुछ उष्मा का वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तन हो जाता है। जो उष्मा सतह से या धरातल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में पहुंचती है वह है 2%। अर्थात 2% उष्मा का
पृथ्वी की सतह से वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तन हो जाता है। यह है धरातल से टकराने वाली ऊष्मा 2%। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल ऊष्मा का जो परावर्तन होता है वह है 27% बादलों से, 6% धूलकणों से, 2% पृथ्वी के बर्फीले धरातल से या ध्रुवीय क्षेत्रों से। तो परावर्तन में कुल ऊष्मा होती है 27% बादलों से, 6% धूलकणों से और 2% धरातलीय सतह से। तो परावर्तन में जो ऊष्मा वापस अंतरिक्ष की ओर लौटाई जाती है वह है 35%, अर्थात 35% ऊष्मा का परावर्तन हो जाता। हमने कुल ऊष्मा को 100 इकाई माना था, इसमें से 35% का परावर्तन हो जाता है। अब शेष बचती है, 100 में से हम 35 घटाते हैं तो 65% ऊष्मा शेष बचती है। अब हम इस 65% ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। यह ऊष्मा सूर्य के विकिरण के रूप में आती है और वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचती है। वायुमंडल में पहुंचने के बाद वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें और जलवाष्प रहती है। तो जो ऊष्मा वायुमंडल पर पहुंचती है या वायुमंडल में पहुंचती है उसमें से 14% वायुमंडलीय जलवाष्प या गैसों के द्वारा 14% ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। अर्थात जो ऊष्मा वायुमंडल में पहुंचती है उसमें से 14% ऊष्मा का वायुमंडल के द्वारा वायुमंडल में व्याप्त विभिन्न गैसों जलवाष्प के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे वायुमंडल में की सतह पर जो ऊष्मा पहुंचती है उसमें से 34% ऊष्मा सीधी 34% ऊष्मा सीधी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह पर जो ऊष्मा प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में पहुंचती है वह कितनी है? प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में जो ऊष्मा पहुंचती है वह है 34%। जैसा हमने देखा 14% ऊष्मा का वायुमंडलीय सतह के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। 14% ऊष्मा प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। इसके बाद देखते हैं 17% ऊष्मा का प्रकीर्णन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 17% ऊष्मा का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। इस प्रकार से हम देखते हैं जो सूर्य के विकिरण वायुमंडल में पहुंचते हैं उनमें से 14% का वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, 17% का प्रकीर्णन हो जाता है, 34% ऊष्मा प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। तो हम देखते हैं 34 और 14 48 और 17 65% ऊष्मा ये वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ये 17% जो ऊष्मा का प्रकीर्णन होता है यह है 17% ऊष्मा विसरित दिवा प्रकाश के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं कुल जो ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है वह है 34% प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में और 17% विसरित दिवा प्रकाश के रूप में। तो टोटल जो पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा पहुंचती है वह कितनी है? 51% ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और 51% ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। तो 51 और 14 टोटल हो जाती है 65% और 35% का परावर्तन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 100% ऊष्मा हो जाती है।
अब हम देखते हैं जो 51% ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है वह किन किन कार्यों में कितनी कितनी खर्च होती है। वह अर्थात पृथ्वी के द्वारा वापस अंतरिक्ष में ऊष्मा का स्थानांतरण या वायुमंडल को जो ऊष्मा वापस परावर्तित की जाती है वह किन किन रूपों में पहुंचती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी से, यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं हम, पृथ्वी से 23% ऊष्मा का पार्थिव विकिरण हो जाता है। इस 23% पार्थिव विकिरण में से 6% ऊष्मा धरातल के द्वारा अवशोषित वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इसे जो 23% का पार्थिव विकिरण होता है इसमें से 6% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, ताकि 6% का अवशोषण। 14% वायुमंडल सौर्य के विकिरणों का अवशोषण करता है, 6% पार्थिव विकिरण का अवशोषण करता है और 17% ऊष्मा पार्थिव विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचाती जाती है। सबसे पहले देखा हमने पृथ्वी से 23% ऊष्मा का पार्थिव विकिरण होता है। उस 23% पार्थिव विकिरण में से 6% ऊष्मा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर दी जाती है और 17% सीधी पार्थिव विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। शेष बची पृथ्वी के पास ऊष्मा को हम देखते हैं, उसमें से 19% वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है और 9% संवहन क्रिया में खर्च हो जाती है। तो हमने देखा पृथ्वी की सतह पर टोटल 51% ऊष्मा पहुँचती है। उस 51% में से 23% का क्या हो जाता है, पार्थिव विकिरण हो जाता है और 19% वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है और 9% ऊष्मा संवहन में खर्च हो जाती है। तो ये पृथ्वी के पास 51% ऊष्मा आती है और 51% वापस चली जाती है। अब पृथ्वी के पास आने वाली ऊष्मा के बारे में हम देखा, 34% ऊष्मा पृथ्वी के पास प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। 17% ऊष्मा विसरित दीवा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार टोटल 51% ऊष्मा प्राप्त हुई। उस 51% ऊष्मा में से 23% पार्थिव विकिरण के रूप में, 19% वाष्पीकरण के रूप में, 9% संवहन के रूप में वापस वायुमंडल या अंतरिक्ष की ओर चली जाती है। इस प्रकार से हमने देखा पृथ्वी के पास 51% ऊष्मा आती है और 51% वापस चली जाती है। अब हम देखते हैं वायुमंडल के पास ऊष्मा। वायुमंडल 14% सौर्य के विकिरण का अवशोषण करता है, अर्थात जो सौर्य के विकिरण वायुमंडल की सतह पर पहुंचती है उनमें से 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। 6% वायुमंडल पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेता है और उसके बाद में हम देखते हैं जो 19% ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च हुई उसका वापस संघनन हो जाता है और संघनन के बाद में यह 19% ऊष्मा संघनन के रूप में वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। फिर 9% ऊष्मा वायुमंडल को संवहन के रूप में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं वायुमंडल को प्राप्त होने वाली कुल ऊष्मा 14% हमने देखा प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में, 6% का अवशोषण करता है पार्थिव विकिरण के रूप में, 19% प्राप्त हो जाती है वाष्पीकरण में जो खर्च होती है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, अर्थात संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को 19% ऊष्मा प्राप्त होती है और 9% ऊष्मा संवहन के रूप में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं वायुमंडल को कुल 48% ऊष्मा प्राप्त होती है। इस 48% ऊष्मा का वायुमंडलीय विकिरण के रूप में वायुमंडलीय
विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर देता है। वायुमंडलीय विकिरण के रूप में कितनी उष्मा स्थानांतरित होती है? 48%। तो इस प्रकार हम देखते हैं परावर्तन में कितनी उष्मा आती है वापस अंतरिक्ष की ओर? 35%। पार्थिव विकिरण के रूप में कितनी उष्मा आती है? पार्थिव विकिरण के रूप में आती है 17%। और वायुमंडलीय विकिरण के रूप में कितनी उष्मा आती है? 48%। टोटल हम योग करते हैं तो यह उष्मा होती है 100%। अर्थात सूर्य से 100% उष्मा वायुमंडल की सतह पर पहुंचती है और 100% वापस अंतरिक्ष की ओर स्थानांतरित कर दी जाती है। अब यह उष्मा अलग अलग रूपों में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और पृथ्वी की सतह से अलग अलग रूपों में वापस अंतरिक्ष या वायुमंडल की ओर स्थानांतरित कर दी जाती है। एक बार दोबारा रिविजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा सूर्य के विकिरण या सूर्य उष्मा या सूर्य के विकिरण जो बादलों से टकराकर 27% उष्मा का अंतरिक्ष की ओर परावर्तन हो जाता है। 6% उष्मा धूलकणों से टकराकर अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। 2% उष्मा धरातल से टकराकर अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। इस प्रकार हमने देखा टोटल 35% उष्मा परावर्तित हो जाती है या परावर्तन के रूप में अंतरिक्ष की ओर पहुंचती है। फिर बाद में देखा 51% उष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है। उसमें से 34% उष्मा प्रत्यक्ष सूर्य किरण के रूप में प्राप्त होती है। 17% उष्मा विसरित दिवा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। जो 17% उष्मा का प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में, वो विसरित दिवा प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंच जाती है और विसरित दिवा प्रकाश के रूप में पृथ्वी को 17% उष्मा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार टोटल 51% उष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है। उसमें से 23% का पार्थिव विकिरण होता है, 19% का वाष्पीकरण में खर्च होती है, 9% संवहन में खर्च होती है। इस प्रकार पृथ्वी से टोटल 51% उष्मा वापस अंतरिक्ष या वायुमंडल की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं वायुमंडल को प्राप्त होने वाली उष्मा। वायुमंडल को अवशोषण से जो प्राप्त होती है उष्मा, वो 14% उष्मा प्रत्यक्ष सूर्य के विकिरण से प्राप्त होती है। 6% पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल को अवशोषण के रूप में जो उष्मा प्राप्त होती है वह है 20% उष्मा अवशोषण के रूप में प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं वायुमंडल को संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में 19% उष्मा प्राप्त होती है और संवहन के रूप में 9% उष्मा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वायुमंडल को टोटल 48% उष्मा प्राप्त होती है। उस 48% उष्मा का वायुमंडलीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें से जैसे प्रश्न की दृष्टि से हम देखें तो हमें प्रश्न किया जा सकता है कि वायुमंडल को अवशोषण के रूप में कितनी प्रतिशत उष्मा प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं 14% सूर्य के विकिरण के रूप में, 6% पार्थिव विकिरण के रूप में। तो टोटल वायुमंडल को अवशोषण के रूप में प्राप्त होने वाली उष्मा है 20%। इस प्रकार हम देखते हैं वायुमंडल को कुल कितनी उष्मा प्राप्त होती है। तो देखते हैं 14% सूर्य के विकिरण के अवशोषण के रूप में, 6% पार्थिव विकिरण के अवशोषण के रूप में, 19% संघनन के रूप में, संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में 19% और 9% होती है संवहन के रूप में। तो इस प्रकार वायुमंडल को कुल जो उष्मा प्राप्त होती है वह है 48%। परावर्तन 35% का होता है और ये 48% उष्मा वायुमंडलीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वापस अंतरिक्ष को 100% उष्मा प्राप्त हो जाती है। अब हम धरातलीय उष्मा का संतुलन देखते हैं। हम देखते हैं पृथ्वी को प्राप्त उष्मा, पृथ्वी द्वारा खर्च उष्मा। जैसे हमने देखा पृथ्वी पर प्रत्येक सौर विकिरण के रूप में कितनी उष्मा प्राप्त होती है? 34%। हमने देखा कि 34% उष्मा पृथ्वी को प्रत्येक सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है और विसरित दिवा प्रकाश के रूप में 17%। तो टोटल पृथ्वी को प्राप्त होने वाली उष्मा है 51%। ये तो क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली उष्मा। अब है पृथ्वी के द्वारा खर्च उष्मा। तो पृथ्वी 23% पार्थिव विकिरण के रूप में खर्च करती है, 19% वाष्पीकरण में खर्च होती है,
9% सवन के रूप में खर्च होती है। तो ये हो गई टोटल 51%। इसके बाद में देखते हैं हम वायुमंडलीय उष्मा का संतुलन। वायुमंडल को प्राप्त होने वाली उष्मा अर्थात वायुमंडल को कितनी प्रतिशत उष्मा प्राप्त होती है और वायुमंडल के द्वारा खर्च उष्मा। वायुमंडल सबसे पहले 14% उष्मा का सूर्य के विकिरण के रूप में अवशोषण करता है, अर्थात सूर्य के विकिरण के रूप में वायुमंडल को जो अवशोषण के फलस्वरूप उष्मा प्राप्त होती है वह है 14%। पार्थिव विकिरण का अवशोषण करता है 6% का। संघनन के गुप्त उष्मा के रूप में होती है 19%, अर्थात 19% का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद में संघनन के फलस्वरूप यह उष्मा वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। यह उष्मा है संघनन के गुप्त उष्मा के रूप में होती है 19%। उसके बाद में सवन के रूप में है 9%। तो वायुमंडल को जो उष्मा प्राप्त होती है वह कुल कितनी प्रतिशत है? 48%। 14% सूर्य के विकिरण, 6% पार्थिव विकिरण, 19% संघनन की गुप्त उष्मा, 9% सवन के रूप में। वायुमंडल विकिरण के द्वारा 48% उष्मा वापस अंतरिक्ष की ओर लौटाती जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं वायुमंडल को 48% उष्मा प्राप्त होती है, वो 48% उष्मा वापस अंतरिक्ष की ओर लौटाती जाती है। अब हम देखते हैं अंतरिक्षीय उष्मा संतुलन, अर्थात अंतरिक्ष की ओर से आने वाली उष्मा, अंतरिक्ष को पुनः प्राप्त होने वाली उष्मा। अंतरिक्ष की ओर से वायुमंडल की बाह्य सतह पर कितनी उष्मा आती है? 100% उष्मा आती है। तो अब ये वापस अंतरिक्ष में उष्मा किन किन रूपों में पहुंचती है? तो 35% उष्मा का परावर्तन होता है। 35% उष्मा का परावर्तन किन किन रूपों में, किन किन के द्वारा होता है? 27% बादलों के द्वारा, 6% धूलकणों के द्वारा, 2% धरातल की सतह या ध्रुवीय क्षेत्रों के द्वारा। तो कुल परावर्तन कितना हुआ? 35%। उसके बाद हम देखते हैं पार्थिव विकिरण के रूप में जो वायुमंडल को जो उष्मा प्राप्त होती है वह 17%। पार्थिव विकिरण से कितनी होती है? 17%। वायुमंडलीय विकिरण से प्राप्त होती है 48%। तो ये अंतरिक्ष को पुनः प्राप्त हो जाती है 100%। अंतरिक्ष की ओर आने वाली उष्मा कितनी है? 100%। और पुनः प्राप्त होने वाली उष्मा कितनी है? 100%। इसके बाद में हम देखते हैं अक्षांशीय उष्मा संतुलन। इसमें हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है और उनसे कितनी उष्मा वायुमंडल में वापस पहुंचती है, और उनमें से क्षैतिज पवनों के रूप में या महासागरीय धाराओं के रूप में उष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यह है भूमध्य रेखा, यह है 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा, यह है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह अर्थात यह है ध्रुवीय, दोनों ध्रुव, यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो सूर्य से आने वाली जो उष्मा है वह भी अधिक प्राप्त होती है। अर्थात हम देखते हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो सूर्य उष्मा है वह अधिकतम प्राप्त होती है। तो हम ये ग्राफ बनाते हैं आगामी सूर्य विकिरण का। तो यह है ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम उष्मा प्राप्त होती है और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा, अर्थात यहाँ सूर्य को उष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये ग्राफ बनता है। फिर बाद में हम देखते हैं बहिर्गामी उष्मा, अर्थात वापस अंतरिक्ष की ओर लौटने वाली उष्मा। यह उष्मा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश तक सूर्य उष्मा अधिकतम प्राप्त होती है। इस उष्मा का ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण हो जाता है, और जो यह उष्मा जो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती है उसमें मुख्य रूप से जो स्थानांतरित होती है वह हवाओं के द्वारा स्थानांतरित होती है। दूसरा हम उष्मा को स्थानांतरित करने वाले कारकों में देखें तो वह है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, इनके माध्यम से यह उष्मा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो यह उष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर पहुंच जाती है। तो जैसा कि हम देखते हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आगामी सूर्य विकिरण अर्थात आगामी उष्मा की मात्रा अधिक है। फिर बाद में हम देखते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक और
दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो उष्मा का जो स्थानांतरण है वह है, मतलब बहिर्गामी उष्मा का स्थानांतरण अधिक होता है। तो हम यहाँ जो अंतरिक्ष की ओर लौटने वाली उष्मा का ग्राफ बनाते हैं, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक स्थानांतरण होता है, ये भूमध्य के क्षेत्रों में कम अंतरिक्ष की ओर उष्मा पहुँच पाती है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनता है। तो हम देखते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आगामी सूर्य किरण की मात्रा कम है और बहिर्गामी सूर्य विकिरण की मात्रा अधिक होती है। तो इस क्षेत्र को हम ऊर्जा घाटा कहेंगे, अर्थात यहाँ आने वाली सूर्य विकिरण कम है और जाने वाली सूर्य की विकिरण अधिक है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा घाटा, अर्थात यहाँ ऊर्जा का घाटा है। इसी प्रकार से हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यहाँ आगामी सूर्य विकिरण कम है और बहिर्गामी सूर्य विकिरण अधिक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्जा घाटा क्षेत्र। इसी प्रकार से हम देखते हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यहाँ आगामी सूर्य विकिरण अधिक है और बहिर्गामी सूर्य के विकिरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्जा आधिक्य क्षेत्र, अर्थात ऊर्जा सरप्लस जोन। ये हुआ अपना अक्षांशीय उष्मा संतुलन। इस अक्षांशीय उष्मा संतुलन में हमने देखा कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ऊर्जा का आधिक्य रहता है और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ऊर्जा घाटा रहता है, अर्थात यहाँ आगामी सूर्य विकिरण कम है और बहिर्गामी सूर्य विकिरण की मात्रा अधिक है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आगामी सूर्य विकिरण कम है और बहिर्गामी सूर्य विकिरण अधिक है। तो यहाँ ऊर्जा घाटा का ये क्षेत्र कहलाता है। और यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो उष्मा का जो घाटा है वह सर्वाधिक है, अर्थात यहाँ उष्मा का जो घाटा है वह सर्वाधिक देखने को मिलता है, उष्मा घाटा सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों। आगे आपके टॉपिक के डिमांड के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक